बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर -1 -3 की गूंज है और जिस दिन से फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है उस दिन के बाद से ये तमाम बातें हो रही हैं। कप्तान खुद इस बारे में बात कर चुके हैं, हालांकि करने की खास जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया कि अगर -1 हुआ तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी। आज शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि -1 नहीं होगा, सिर्फ -1 नहीं होगा, अगर माइनस हुआ तो फिर वो -3 होगा। ये -3 की धमकी दी गई है या फिर -3 क्या कहा गया है, क्या समझाने की गई शेख रशीद साहब की तरफ से, इस सारे मामले पर बात करेंगे। फवाद चौधरी का अब से कुछ देर पहले बयान आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आने का कोई चांस नहीं है, इन दोनों पार्टीज में आपसी लड़ाइयां जारी हैं। जबकि कुछ रोज पहले जो इंटरव्यू उन्होंने खुद दिया उसमें वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाइयां हैं उनकी वजह से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। इस सारे मामले पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। उसके अलावा जज वीडियो स्कैंडल के हवाले से एक मरतबा फिर बात करेंगे कि निगरान जज का जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का क्या किरदार है उसमें और था, और आगे क्या सूरत हाल आएगी। नून लीग के लिए क्या मुश्किलात कम होने जा रही हैं या फिर ज्यादा होने जा रही हैं। मिठाइयां बांटने में कहीं जल्दी तो नहीं कर दी गई एक दफा फिर नून लीग की तरफ से। इस सारे मामले पर बात होगी। और तीसरा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली के हवाले से करेंगे। ये चौथे चेयरमैन एफबीआर को तब्दील किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाया एफबीआर को, वहां पर अब एफबीआर ने तमाम असासे देखने थे जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया, उनके बच्चों के हवाले से मामला। तो एक ऑपोजिशन की तरफ से इस मामले को यहां पर जोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है और पीटीआई की हुकूमत बार बार आखिर तब्दीलियां क्यों करती है, इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराते जाएं। नुमान वजीर साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सेनेटर शाहीन खालिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और बैरिस्टर आमिर हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, अपना तज्जिया देंगे नैब केसेस के हवाले से, खास तौर पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शेख रशीद साहब ने जो बात की आज वो जरा आपको सुनवाते हैं। हल्की फुल्की चार्जशीट तो आज शेख रशीद साहब ने भी हुकूमत पर, हुकूमती वज़रा पर आज आयद कर दी है। सबसे पहले नुमान वजीर साहब आपकी तरफ आऊंगा, बताइएगा सर ये क्या -1 वाला अचानक मामला चलना शुरू हो गया। क्या इमरान खान साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को, जरूरत थी कि बजट के मौके पर वो -1 की बात लेकर बैठ जाते? उसके बाद जाहिर है जब वजीर आजम के मुंह से खुद ऐसी बात होगी तो चहमगोइयां तो होंगी और फिर ऑपोजिशन भी उस पर बातें करेगी। आज शेख साहब ने तो खैर -3 पे चले गए। वो देखिए -1 का जो बात स्टार्ट हुई है कुछ काफी दिनों से, काफी महीनों से बल्कि चल रही है। इस बात लोग करते रहते हैं, अपोजिशन वाले, और कोई इशू है ही नहीं। कोई इशू तो उन्हें उठाना है, अपोजिशन करना है, कोई इशू उठाना है। -1 की बातें लगे हुए इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ होना कुछ भी नहीं है। -1 हो ही नहीं सकता। शेख रशीद साहब ने जो बात की -1 रेज़ टू पावर 2 ने क्या -1 इंटू -1, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाता है। डेमोक्रेसी को शक में पड़ना शुरू, जमहूरियत ही शक में पड़नी शुरू हो जाती है अगर इस तरह बातें शुरू हो जाए। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि ये आप मैं गंदे कपड़े पब्लिक में ना दो। मेरे ख्याल में ये बात भी करने की जरूरत नहीं थी पब्लिक के अंदर। ये भी एक तरीके से अपने गंदे कपड़े ही पब्लिक में धोने वाली बात है, ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये नंबर 3 बात ये कि ये देखें आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप ओवरऑल देखें हालात। कोविड में पाकिस्तान सबसे बेहतर कर रहा है बड़े मुल्कों से, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लोगों की दुआएं हमारे साथ। मईशत जो थी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो -2 अरब डॉलर पर महीना होता था, पिछले महीने आपका 13 मिलियन डॉलर पॉजिटिव हुआ है। सही, आपकी यही सारी चीजें जो हो रही हैं, जितना कुछ काम हो रहा है, डिस्पाइट हमारे पास पैसा कम है, डिस्पाइट के हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके बावजूद इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अपोजिशन मजबूरी उनकी, उन्होंने बुराइयां करनी ही करनी है। लेकिन अल्टीमेटली जैसे गैलप सर्वे भी आया, उसके अंदर भी आया कि ये क्या, किस तरह लोग क्या सर चले, उनकी तो मजबूरी मान ली। एक बात जरा यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर दीजिएगा कि वजीर आजम को बजट के मौके पर जरूरत क्या थी पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहने की कि -1 नहीं होने जा रहा, और अगर हो भी गया तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया अगर हो भी गया तो अगली बात वो अलग आया था साहब के हवाले से जो उन्होंने की। लेकिन जरूरत क्या थी, एक बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की जरूरत क्या थी आखिर उन्हें? देखिए मेरे ख्याल में बाहर जाती हुई गेंद तो ठीक थी कि उसको खेला, लेकिन खेल कर छक्का भी मारा। तो उन्होंने जो आगे सारा लोगों को क्लियर कर दिया कि डोंट लिव इन फूल्स पैराडाइज, ये होना नहीं है। अगर करना अपोजिशन तो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, आप मुल्क के अवाम की, गरीबों की मुफाद में कोई बातें करें, ना कि ऐसी इधर उधर की लूज टॉक करते रहे। मैं आपको कहता हूं, मैं बड़े गौर से सारी स्पीचेस नेशनल असेंबली की भी सुनी है, सेनेट की तो चलो जो है, नेशनल असेंबली की भी सुनी है। मुझे आज तक एक कोई अच्छा सजेशन नहीं आया। एक सजेशन सिर्फ शाहिद अब्बासी साहब ने, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा दिया था
कि आप पीएसडीपी जो है ना 650 बिलियन से बढ़ाकर 5000 कर दे। जबरदस्त, बहुत अच्छा सजेशन। पैसे किधर से आएंगे? पैसे किधर से आएंगे? ये रेवेन्यू फिर साथ ही ये भी बोल देते ना कि इतना टैक्स नहीं, लगाते ये और शाहिद किस पे खाकान लगाते, अब्बासी वो भी साहब बोलते ने हैं। आज भी एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया है, वो जो लास्ट प्रोग्राम में आपसे भी बात हो रही थी पीआईए वाले मामले पे, लेकिन उस पर मैं आऊंगा, पहले मैं रिस्पांस ले लूं शाहीन खालिद साहब का। सेनेटर साहब, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? जो शेख रशीद साहब ने आज बात की कि आप ज्यादा खुश ना हो -1 वाले मामले पर, -1 अगर हुआ तो फिर -3 होगा, ये एक धमकी आ गई है वहां से भी। जी बाजू साहब, गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं नुमान वजीर साहब की पूरी बात को लाउडली सुन नहीं सका, उनकी आवाज़ बड़ी आहिस्ता थी। लेकिन दो चीज़ें जो मेरी समझ में आई हैं, एक तो उन्होंने ये बात कही है कि होना होना कुछ नहीं है, एक ये बात मुझे आवाज़ समझ में आई, और दूसरा उन्होंने, मेरा ख्याल है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं अब्बासी साहब, उनकी एडवाइस उनको एडवाइस शायद को दी है। मेरी इनसे गुजारिश है कि ये एडवाइस बेहतर होता है कि ये अपनी एडवाइस जो है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को दें। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली में आके एड्रेस किया है, आप अगर उस स्पीच को दोबारा सुने तो ये तो एड्रेस उन्होंने अपनी पार्टी को किया है। आप गौर करें, उन्होंने पार्टी के अलावा कोई बात ही नहीं की, एंड ही वाज गिविंग मैसेजेस टू हिज ओन पार्टी। ठीक, जो उन्होंने पार्टी को एक तो बताया कि भैया घबराए नहीं, -1 मुझे कोई उतारना, और अगर मुझे कोई उतारेगा तो फिर और भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने पार्टी पूरी को दिया। जो साथ उनके लेफ्ट राइट लोग बैठे थे उनको मैसेज दिया ये कि आप ये सुन लें कि ये होने वाला नहीं है। ये मतलब उनका अपना ये ख्याल है, और अगर हुआ। शाहीन साहब, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वैसे वो बात कर भी मेरे ख्याल में वो बात ठीक रहे हैं, ये मेरा जाती राय है, आप इस पर आपका ओपिनियन क्या है? उन्होंने तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना यहाँ पे, कि उसकी मेन वजह जो मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं कुछ होना, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। आप लोगों ने जो बजट वाले दिन वहां पर पूरी ऑपोजिशन, मतलब बजट वाले दिन कोई बाहर चला जाता है वॉकआउट करके और बाहर हंगामा करते रहते हैं, आप वहां पर 160 वोट्स थे, पॉसिबिलिटी थी। भाई साहब सर, आप माशाल्लाह बड़ा आगे आपको तमाम सियासी हालात का और मुल्की हालात का, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी सुसाइडल मिशन पे जाएं। हमें सिर्फ इमरान खान साहब की परेशानी नहीं है या पीटीआई की परेशानी नहीं है, हमें इस मुल्क की भी परेशानी है। अच्छी बात और है। हमें कोई कदम ऐसा नहीं उठाना जिससे इनको तो नुकसान हो, लेकिन इनके नुकसान के साथ साथ खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान की सालमियत को भी नुकसान है। इसलिए कई फैसले बज़ाहिर आपको लगता है कि हमने ये क्यों नहीं किया जबकि हम कर भी सकते थे, तो आप ये समझ लें कि उसके पीछे जो हिडन पर्पस होता है वो ये होता है कि मे बी इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बहुत खुशकिस्मत है इमरान खान साहब, ऑपोजिशन उस तरह से जो टफ टाइम जिस तरह से वो दिया करते थे वो इमरान खान साहब को नहीं मिल रहा। बैरिस्टर आमिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब, वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। जो जज अरशद मलिक साहब के हवाले से फैसला आया सामने कि उनको हटा दिया गया ओहदे से, मिसकॉन्डक्ट के वो मुर्तकब हुए, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये डिमांड की गई कि जज को बरतरफ कर दिया गया है, जज के फैसले भी अब कलअदम करार दिए जाएं। उस पर डिटेल में ओवरऑल सारा बात होती रही मीडिया के ऊपर। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जिन्हें निगरान जज मुकर्रर किया गया था, उनका इसमें क्या रोल, अगर आगे इस सारे ये मामला आगे अगर चलता है अरशद मलिक की बरतरफी के बाद और फैसले कलअदम करने की तरफ, तो फिर जो निगरान जज थे उनका क्या रोल होगा? उन पर कोई सवालिया निशान आ सकता है क्या? बहुत शुक्रिया जी। देखें, फ़ैसले जो कलअदम इस तरह नहीं होंगे कि एकदम से कह दिए जाएं। अरशद मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से फ़ैसले किए होंगे, अब आप सारे फ़ैसलों को कलअदम करके तो किस जगह पे खड़े होंगे। होता ये है कि जो फ़ैसले मशकूक समझे जाएंगे, जिस फ़ैसले को मेरे ख्याल से ज़्यादा ये मामला पोलिटिसाइज़ हुआ वो मियाँ साहब का मामला था, तो उन फ़ैसलों की हद तक तो देखा जा सकता है कि री ट्रायल हो जाए, वो फ़ैसले जो थे कलअदम हो और दोबारा से मियाँ साहब का उन रेफरेंसेस के अंदर ट्रायल किया जाए और फिर देखा जाए उसमें वो कन्विक्ट होते हैं या उसमें वो बरी होते हैं। बिल्कुल ये मामला बात का है, ये वो जज करेंगे, ट्रायल तो पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल अभी से कह देना ऐसा होगा। देखिए, पाकिस्तान की एक जो चीज़ जो इसमें देखने की है वो ये है कि एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है हमारे एहतसाब के निज़ाम पे, और वो आज से खड़ा नहीं हुआ। इससे पहले ये तो एहतसाब अदालत के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे मलिक क्यूम, और चीफ जस्टिस थे राशिद अजीज। एक उनकी टेप आई थी, आपको याद होगा, PMLN की गवर्नमेंट थी, मियाँ शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की थी उनके साथ, उन्हें हिदायत दी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को क्या क्या सज़ा देनी है, कितनी कितनी देनी है। उस वक़्त भी इन दोनों जजों को नौकरी से हाथ
दोना पड़ा था और फिर ये मामला दोबारा से ट्रायल की तरफ गया था। तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब अगर हुक्मरानों की फरमाइश के ऊपर होगा तो फिर उसका हाल यही होता है जो आज हुआ है। और इसमें हमें सीखने की चीज़ें हैं कि एहतसाब का हमें एक आज़ादाना निज़ाम कायम करना है, जो इदारे जो रेफरेंस बनाएं, जो अकाउंटेबिलिटी हमारे करें, वो इदारे भी किसी की मर्ज़ी के तहत काम ना करें। और जो जजेज़ आएँ जितने भी हों उनकी भी क्रेडिबिलिटी किसी शक व शुबे से, ना वो मलिक क्यूम हो और ना वो अरशद मलिक हों। तो जब ऐसे जजेस से हम परहेज़ करेंगे कि कोई मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पे अमल करके मोहतरमा को या जरदारी साहब को सज़ा दे और कोई दूसरी तरफ से अमल करके मियाँ साहब को कन्विक्ट करे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब सोचने की हैं। हमें तारीख से यही सबक सीखना है। कानून के कानूनी इदारों को मजबूत इसी तरह बनाया जा सकता है कि उन्हें क्रेडिबल बनाएं। जब कोई इदारा क्रेडिबल होता है तो वो खुद ब खुद मजबूत होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बैरिस्टर साहब इस पे फिर तफसीली बात कर लेते हैं। एक जरा कमेंट इस चीज पे भी कर दीजिएगा। शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि ऑपोजिशन अगर -1 की बातें कर रही है तो -3 होगा, -1 नहीं होगा। फिर उसमें बिलावल साहब भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। इशारा तो अपरेंटली वहीं पे है। मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब को नहीं, आजकल शेख रशीद साहब जब से उनकी ट्यूनिंग हुई है एक हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद अब वो इमरान को भी छोटा छोटा समझते हैं। देखा ना, उन्होंने मान लिया कि फिर इमरान भी जाएगा। इसका मतलब है वो अब किसी और कुव्वत के, उनके अंदर जो एक पुर्जा इंस्टॉल कर दिया गया है, अब आप उनकी कभी भी कैसेट सुने, अब कैसेट किसी और को अब बड़ा समझती है। अब उनका वज़ीर आज़म भी कोई और है, उनका बड़ा भी कोई और है, उनके लिए इमरान की कोई वक़्त नहीं है। और मैं समझता हूँ जो शख्स इस किस्म के छोटे मोटे ऑपरेशन से ही बदल जाता हो ना, उसका कोई सियासी नज़रिया होता है। मैं इसलिए कभी भी शेख रशीद के बयान को ना तो अहमियत देता हूँ और ना अहमियत देनी चाहिए। शेख रशीद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक अजाब की सूरत पे नाजिल है। बताया गया है कि अगर आमरीयतों के परवरदा निज़ाम आएंगे तो उनके अंदर शेख रशीद आएंगे। बड़े वेल कनेक्टेड आदमी हैं आप, सीरियस तो उनकी बात को लेना चाहिए। कई दफा होते भी रहे, वेल कनेक्टेड है ना, तो इसी वजह से मेरी बात सुन लें। सेनेटर साहब, सेनेटर नुमान वजीर साहब से पूछ लेते हैं। मुझे आखिरी फिक्रा ख्याल आने दे वेल कनेक्टेड पे। वेल कनेक्टेड होना अगर ये है, अगर वो कनेक्टेड हो, उनका कनेक्शन आइन के साथ हो, जमहूरियत के साथ हो, तो मुझे वो अच्छे लगे। जहां पे वो वेल कनेक्टेड हैं, इसीलिए तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनके किरदार के चले उनके कनेक्शन को साइड पे कर देते हैं। हम सिर्फ अपना एनालिसिस करते हैं। अगर जो अभी बात कर रहे थे सेनेटर शाहीन खालिद साहब, क्या आप उससे एग्री करेंगे? वो ये कहते हैं कि हम इस वक्त नहीं चाहते कि हुकूमत को हम यहाँ पर डिस्टेबलाइज करें, क्योंकि उससे नुकसान मुल्क का होगा, नुकसान उससे जमहूरियत का होगा। अगर इस बात को इसी एंगल में ले लिया जाए कि शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं -3 वाली, तो वो तो इसी सेंस में बात हो रही है ना कि अगर इमरान खान को हटाएंगे तो फिर पूरा सिस्टम लपेटा जाएगा। चले कनेक्शन ना भी हो, एनालिसिस दुरुस्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? बैरिस्टर साहब, फिर मैंने नुमान वजीर साहब की तरफ जाना है। देखिए मैं आपको एक इतनी बात बता दूं, -3 शेख रशीद अपनी मर्जी के किरदार शामिल ना करें। माइनस के अंदर पहले ये नवाज शरीफ कहते थे, शेख रशीद के बयानात ही ले लें, और आसिफ अली जरदारी साहब को कहते थे, और साथ इमरान मियाँ नवाज शरीफ को इन्होंने माइनस कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर। सेनेटर नुमान वजीर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सियासी रोल के अंदर तो आज बिलावल साहब ने तो अभी शुरू की है, अभी अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और सितारों से आगे जहां और भी हैं। 6 जुलाई को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब कह दी ना, आसिफ अली जरदारी साहब का पाकलेन रेफरेंस, उसमें बिलावल साहब का भी वैसे नाम है। बैरिस्टर साहब, उस पर आपकी, चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आप राय भी रखते हैं, उस पर भी आपकी राय लूंगा। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। एब्सोल्युटली जेआईटी वाले मामला भी जो सामने आ रहे हैं, उज़ैर बलोच वाले, उस पर आपकी राय मैं लूंगा। लेकिन नुमान वजीर साहब जो बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, उन्हें किसी किस्म का खतरा बाहर से तो अपेरेंटली नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर से खतरा जरूर लग रहा है। शेख रशीद साहब जो आपके बड़े इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से जो वो बातें कर रहे हैं, और उन्होंने जो बात की कि आप ये बाहर आके आप डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, अपने गंदे कपड़े पब्लिक में आके आप ना धोएं आपस में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के तनाजुर में खास तौर पर बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं तो बैरिस्टर साहब ने जो बातें की, बैरिस्टर आमिर साहब ने, मैं तो इनकी आखिरी बात के सवाल सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। शेख रशीद साहब जो ऐसी बातें, मैंने पहले भी आपको शुरू में बोला कि ये बात उनको टीवी पर या मीडिया में करने की जरूरत ही नहीं थी जो उन्होंने की आज। मतलब ये -1, -3, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत ऐसी बातें शेख रशीद साहब कर देते हैं कि जो
टीवी पर एक ये होता है ना, एक ड्रामा टाइप चल रहा होता है, लोग बैठे तमाशा हंस रहे होते हैं, मजाक एक चल रहा है, बातें हो रही, जो होते हो रही हैं। ये चीजें तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग ये कोई आप ये हुकूमत चलाने के लिए ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। यू शुड बी वेरी सीरियस एंड लॉजिकल इन योर आर्गुमेंट्स एंड लेट द कंट्री मूव फॉरवर्ड। इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज है। मैं तो दूसरी, में जहाँ बैरिस्टर साहब ने जहां तक बात की ना, जजेस की बात की, मैं बैरिस्टर साहब से और आप सबको ये भी कहता हूँ कि वी मस्ट रियली लुक बैक कि जी हमारे ये 2 केसेस जो आपको, जो जज अरशद के और जस्टिस कयूम के आपने जिक्र किया, बाकी भी और ऐसे काफी केसेस हैं। क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर जजेस का अप्रोप्रिएट है? क्या इट इज जस्ट एट द विम्स ऑफ फैंसी ऑफ अ पर्सन कि आप उसको जज को अपॉइंट करते हैं? बड़ी जबरदस्त बात है नुमान साहब, लेकिन पार्डन माय इंटरप्शन, ये ठीक किसने करना है सर? 2 साल होने को आ गए आपकी हुकूमत को, अब अभी तक देखिए सर, 2 साल छोटा अरसा नहीं होता। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए क्या पाथवे होगा, क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, कोई पता ही चल जाए ग्रे स्ट्रक्चर क्या होना है उसका, किसी किस्म का दूर दूर तक कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा कि कोई प्लानिंग क्या है, या है तो वो छुपाई हुई है आवाम से, पता नहीं क्या है। नहीं, आप देखिए, मैं आप बताऊं कि आप जिस महकमे को आप देखते हैं हुकूमत के अंदर, सारे महकमों का बेड़ा गर्क किया ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, सिवाय एक फौज का जो ठीक चलती जा रही है। उसके बाद आप किसी को उठाकर देख लें। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ एज ए सेनेटर। 2 सेनेटर्स होते हैं उसके अंदर, मैं और एक और से, बाकी नेशनल MNAs होते हैं। उसके अंदर जजेस के अपॉइंटमेंट का आता था कि जी आपने इसके पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसके 1 पेज आता था एक जज के बारे में, इसको चीफ जस्टिस लगाना है या जज लगाना है, 1 पेज। उसके अंदर कोई डिटेल नहीं होता था कि इसने कितने केसेस करे, इसके कितने सेटिस्फाइड हो गए हायर कोर्ट के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कुछ चीज नहीं। आई एम टोटली एग्रीइंग विद दैट। मेरी बात नहीं, मैं इसका, उसके बाद एक जज के ऊपर लिखा हुआ, एक जज के ऊपर लिखा होता है कि ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, जिसके ऊपर ये लिखा है ग्रेड 17 से ग्रेड 18 नहीं बनता है, उसको आप कहते हैं हाई कोर्ट का आप चीफ जस्टिस लगा दें। हाउस तो इसलिए जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह के अंदर वी हैव टू रियली लुक बैक। ठीक है, आप कहते हैं हमें करना चाहिए, क्या हम करेंगे, किस चीज को उठाकर देख रहे, जिस महकमे को उठाकर देख रहे, उसके अंदर कोई वही नहीं है, कोई उसकी प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं। नुमान साहब, क्या क्या करने की बात नहीं है, सब कुछ करने का इमरान खान साहब ने खुद कहा था, सब कुछ इमरान खान साहब ने करने का खुद कहा था। तो अब ये कह देना कि हम क्या क्या करेंगे, तो थोड़ी ज्यादती नहीं है सर? और फिर 2 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। मैं आपको बात बताऊं, अकाउंटेबिलिटी का मैं भी बहुत बड़ा फैन था, और मैं हार्डकोर PTI और आइडियोलॉजिस्ट हूं। एज अ नेशन मैं चीज ठीक करना चाहता हूं, चीजें बेहतर। अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं सकते हम। मैं आपको कहता हूं, बैरिस्टर साहब यहां बैठे हैं, आपने बियॉन्ड डाउट कोर्ट के अंदर प्रूव करना है और एविडेंस देना है कि इस आदमी ने इतनी रिश्वत ली है। कहां प्रूव कर सकते हैं, किसी के खिलाफ किसी दे सकते हैं? इसलिए इस रसीद तो होगी सर। मैं तो अकाउंटेबिलिटी की नहीं सर, हुजूर, मैं तो पूछ रहा था बेसिकली आपसे रिफॉर्म्स के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से। अकाउंटेबिलिटी एक और सब्जेक्ट चला गया वहाँ पे। शाहीन खालिद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो कह रहे हैं इस वक्त, बैरिस्टर आमिर साहब ने भी बात की, नुमान वजीर साहब भी बात कर रहे हैं कि जितना सिस्टम ख़राब हुआ, एक इन अ वे चार्जशीट है आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी, कि जिस तरह से वो एक पुराना सिस्टम और वो फरसूदा होता गया और अभी तक वो चल रहा है। आगे ठीक करने के लिए इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि इतना खराबी हो चुकी है कि इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। सेनेटर शाहीन खालिद साहब, ये ऐसा बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि काफी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इस्लाहात की जरूरत है, और इससे ना हम मुनकर हैं और ना कोई और पार्टी मुनकर है। गुजारिश ये है कि इसीलिए तो खान साहब तशरीफ लाए थे। यही तो खान साहब ने उनको एक एक डिपार्टमेंट की निशानदेही करके उन्होंने कहा था कि मैं इस डिपार्टमेंट की इस्लाहियत करूंगा, जिसमें पुलिस थी, जिसमें आपकी मेडिकल लाइन थी, जिसमें आपकी एजुकेशन थी। मुझे बताइए उन्होंने कौन सी डिपार्टमेंट को कौन सा एक काम शुरू भी किया है? मैं मुकम्मल की बात नहीं कर रहा, कि जिसको शुरू भी किया हो। उसकी वजह यह है कि इस गवर्नमेंट ने कहा जरूर ये करने को, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन कर ये इसलिए नहीं सके बेचारे, ये भी मजबूर हैं कि इनका जो विंडिक्टिव एटीट्यूड है, फ्रॉम डे वन इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मसरूफ कर लिया कि आपने अपोजिशन को किस तरह क्रश करना है। अच्छा, उन्होंने ये मेरा ख्याल ये समझे नहीं है कि एहतसाब में और इंतकाम में लेने में बड़ा फर्क है। इन्होंने समझा कि हमने पूरा इंतकाम जो है मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से और तमाम उन लोगों से जो PTI के बारे में कोई बात करेंगे, उनको हमने इस मुल्क में रहने नहीं देना। तो इस एटीट्यूड के साथ जब इन्होंने काम किया
तो ये अपना काम तो बेचारे वो भूल गए, कहते हैं 2 सर, साल अभी गुजर गए। अभी नुमान वजीर साहब ने भी बात की, अभी फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल रीसेंट स्टेटमेंट दी है अभी ताज़ा वो ये कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव सजेशन आती नहीं है आप लोगों की तरफ से, तो क्या ये आपसे सर बात देखिए, करें? वो ये कह रहे अच्छा हैं। सर, ये बड़ी अच्छी बात है, कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि सुजैशन कितना मासूम सी बात है, कितना मासूम सी डिमांड है कि जो हम उनको एडवाइस ही कोई नहीं करते। सर वो अपने बंदों की एडवाइस नहीं मानते, जो उनके अपने बंदे हैं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर इतना इख्तलाफ है। हम बेवकूफ हैं कि हम वो खड़े होके सड़क पे जाके उनको जो जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ कमेटीज बनी है, वहाँ हम साउंड करते हैं, हम वी साउंड आवर ओपिनियन, वही कर सकते हैं ना हम। देखिए ना, एज एन अपोजिशन, या हमारे पास नेशनल असेंबली है या सेनेट है, और या फिर ये आपकी जो कमेटीज हैं, उसके अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनको हम खड़े होकर इनको खड़ा कर लें और इनको बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं, और ये सुनेंगे। ये सर कहने की बातें हैं, ये सब दुनिया ने देखा है कि इन्होंने अपोजिशन के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा, गवारा नहीं किया। ये अब आए हैं 2 दिन, अंदाजा करें 2 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब अब तशरीफ लाए हैं नेशनल असेंबली में। इन्होंने कहा था कि मैं हर हफ्ते बुध के दिन आया करूंगा, वो किधर के सारे वादे? वो कहते हैं सर कि पहले दिन से मुझे बात ही नहीं करने दी गई। एनीवेज, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेनी है। सॉरी टू इंटरप्ट। ब्रेक से वापस आते हैं नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। क्या इन दोनों पार्टीज की मुश्किलात में इन टर्म्स ऑफ, मैं एहतसाब के हवाले से बात कर रहा हूँ, इजाफा होने जा रहा है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि ओवरऑल ये बात की जा रही है कि जब जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से जो बयानात सामने आए उसमें बड़ा खुशी का इजहार किया गया, लेकिन साथ ही साथ अब एक और तरफ भी, एक और रुख भी इख्तियार किया है इस सारे मामले ने, और वो ये कि क्या इससे मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ख़ासतौर पर शरीफ फैमिली की। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये मान रही है कि मुलाकात हुई जज अरशद मलिक की नवाज शरीफ के साथ और उन्होंने नवाज शरीफ को बताया कि उन्होंने दबाव में आकर ये फैसले नवाज शरीफ के खिलाफ दिए, तो जज अरशद मलिक जो खुद अपने एफिडेविट में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया गया। मुल्तान वीडियो स्कैंडल एक आपके इल्म में होगा, वो कहते हैं कि मुल्तान की एक वीडियो है, गैर अखलाकी वीडियो है, वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई शरीफ फैमिली की तरफ से, वो नाम लेते हैं बाकायदा। और अब इस पर एक डिवाइड है लॉ जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें कि जो बरतरफी हुई उनकी वो तो मिसकॉन्डक्ट पर हुई। मिसकॉन्डक्ट ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त कि नासिर भट्ट से वो मिलते रहे या नवाज शरीफ साहब से जाकर वो रायबंद जाती उम्रा मिले, लेकिन एट द सेम टाइम इस मिसकॉन्डक्ट के अंदर जो इल्ज़ामात अरशद मलिक की तरफ से लगे हैं, अगर उनके प्रोब पर बात चली जाए और अगर उनकी तहकीकात शुरू हो जाए तो मुश्किलात क्या बढ़ सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, खासतौर पर शरीफ फैमिली के लिए। शाहीन खालिद साहब से ये जानते हैं, बताइएगा शाहीन खालिद साहब, आपकी ज़ाती राय क्या है इस सारे मामले पर, और पार्टी क्या इसको इन कंसिडरेशन ले रही है? क्योंकि एट द सेम टाइम बयानात तो आपकी पार्टी लीडर्स की तरफ से ये आ रहे हैं कि अरशद मलिक जाती उमरा गए थे नवाज शरीफ से मिलने। जी, गुजारिश ये है कि जज एक बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल किस्म की अपॉइंटमेंट है जी। तो वहाँ पे तो ये तो जज की स्वाब जीत पे है, वो कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते, और वो चल के गए, ये तो नहीं उनको किडनैप किया गया। मैं उस केस को पूरा डिस्कस यहाँ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बाहर वो गए वहाँ पे, और वो अब जो ब्लैकमेलिंग का उन्होंने नई स्टोरी बताई है, ये हमें इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि ये बात बिल्कुल कुक्ड अप स्टोरी है, इसलिए हमें इसकी फिक्र नहीं है। हमने इजहार तशक्कुर किया है, अल्लाह की शुक्र अदा किया है कि एक ऐसा जज जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक डिसीजन दिया था वो फॉल्टी हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी जो, और उसको रिकग्नाइज कर लिया प्रेजेंट जुडिशरी ने कि वाकई जो एक नॉमिनेटेड जज है उसको वो तमाम हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। और जाहिर है कि अगर वो बिल्कुल ठीक है, एक जज डिस्क्वालीफाई अगर हो गया तो यकीनन हमें उम्मीद है कि उसके तमाम जो फैसले हैं वो भी जाहिर है फॉल्टी हो जाते हैं। नहीं, तो आपको किसी किस्म की इस हवाले से कोई परेशानी लायक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो इल्जामात अरशद मलिक ने लगाए उनकी तहकीकात अगर उनमें कुछ साबित हो गया या अगर उनमें किसी किस्म का कोई सबूत सामने आ गया? बिल्कुल कोई नहीं है, जरा भर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अपनी तरफ से एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीका आजमाने की कोशिश की थी। अब क्योंकि वो बाहर निकल गए हैं और आप देख लीजिएगा, आप शायद ये कहेंगे भी नहीं, इसलिए कि वो बात कही गई किसी एक खास मौके पे कि हम इसको फॉलो अप ना करें। अल्लाह मियां ने मेहरबानी की और जाहिर है जुडिशरी ने खुद अपना ये फैसले किए। अब फैसला हो जाने के बाद उनको अपना फेट जो है वो नजर आता है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि
ठीक फैसले करेंगे अपने बारे में। बैरिस्टर आमिर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो हम बात कर रहे थे पाक लेन केस की, अब फर्द जुर्म आयद करने का 6 जुलाई का कहा गया है, उसमें बिलावल साहब का नाम भी है सामने, और फिर अगेन वही माइनस वाली बात तो वहाँ से सामने आ जाती है, या जहन में एक शक आ जाता है कि कुछ हो सकता है उस केस के अंदर भी। जाहिर है कि अब केस वहाँ पर जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तक जो मामला है उसमें तो कुछ खतरा तो ज़रूर है बिलावल साहब के लिए भी। देखिए, बिलावल साहब के लिए ख़तरा इसलिए मौजूद नहीं है कि जब ये सारा JIT रिपोर्ट आ रही थी, रेफरेंसेस बनाने के लिए बातें जा रही थी, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिनको कोई हमारे लिए उनकी हमदर्दी को इतनी सिर्फ खास नहीं थी, उनके बहुत से बाइसेस नज़र आते थे हमारे खिलाफ, लेकिन उन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि बिलावल साहब मासूम हैं, उनका नाम क्यों लेके आया जा रहा है, वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी तो कोई मामला ऐसे नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें क्लियर चिट सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज से मिल चुकी है तो नीचे ट्रायल कोर्ट वाले क्या निकालेंगे? ये एक बस तमाशा है, रिटर्न ना मिली हो, वर्बल कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। बाजवा साहब मेरी बात सुने, कौन कह रहा है और क्या कह रहा है ये बड़ी अहम बात होती है। ये हो गई है, फैसले तो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कभी नहीं आए, इससे बड़ी फर्द जुर्म लगती रही हैं। वो कहते हैं ना, ये हम ही थे जिनके लिबास पे सरेराह स्याही लिखी गई और यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़्म यार चले गए। आसिफ अली जरदारी ऐसा किरदार है कि 27 साल से प्रोपेगेंडे का शिकार है, 12 साल बेगुनाह जेल गुजार दी, और उसके बाद जिन लोगों ने बातें की उनके मुंह तारीख के अंदर काले हुए और उन्हें पता चला कि वो गलत थे, उनके इल्ज़ामात गलत थे और वो बाइज्जत तौर पे बरी हुए। अब ये बात, अब अगर दोबारा ये तमाशा डिबेट है ना, खेलना है तो खेल लिया जाए। ये समझ तो आ गई ना बाजवा साहब कि वजह यह है कि कोई माइनस हो जाए। अब कानून अगर इसी तरह काम करेगा कि आपने सियासी तौर पे किसी को माइनस करना है तो फिर तो कानून कभी भी इज्जत नहीं पाएगा। आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कानून को, यकीनी तौर पे आप मेरे से तो बेहतर समझते हैं, आप बैरिस्टर एट लॉ हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आसिफ अली जरदारी जिन केसेस के अंदर बरी हुए, प्रूव नहीं हो सके वो इल्जामात, लेकिन उसके बाद जो हाकिम अली जरदारी साहब ने जब सरे महल की बात की और जब उसको बेचने की बात आई तो वो जुडिशली लीगली ना सही लेकिन मॉरली तो इंडाइटमेंट हो गई वहां पे कि नहीं हुई थी, जिस प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। चीजें फिर मॉरलिटी पे बाजवा साहब मुझे अगर मौका दें, देखिए मॉरलिटी के ऊपर फैसले करने हैं, लॉ के ऊपर करने हैं। मॉरलिटी तो अदालत में लॉ पे हो जाती है, अदालत में लॉ पे फैसला होगा, यहाँ पे हम मॉरलिटी मुझे बात देखिए, मुझे मौका देना, आपका क्वेश्चन पे मुझे मौका देंगे तो उसका आंसर आएगा ना। उसका होता ये है कि मोरालिटी तो उसी वक्त तबाह हो गई ना कि जब कोई मामला कोर्ट ऑफ लॉ में गया है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ से कोई फैसला लेने की बजाय मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं, किसी शख्स को पहले चोर और डाकू और मुजरिम करार दे देते हैं और वो जाके 12 साल के बाद वहाँ से बाइज्जत बरी होता है। या भी राजा परवेज़ अशरफ का देखें, आपने उनका नाम राजा रेंटल रख दिया, अब इससे बड़ी तज़हीक क्या होगी? मजहबी तौर पे अल्लाह कहता है किसी को बुरे नामों से मत पुकारें, ये तमस्कुर ना उड़ाएं लोगों का, ये अल्लाह ताला हुक्म देता है। आपने एक मोअज़्ज़ज़ शख्स के, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बुरे बुरे नाम रखे, उसे आपने इतना ज़्यादा उसकी तज़लील तज़हीक की, तमस्कुर उड़ाया और उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गया 10 साल के बाद। अब वो इन ज़ुबानों पे कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? उन्हें शर्म क्यों नहीं आती? एक टीवी प्रोग्राम नहीं हुआ कि हमने राजा परवेज़ अशरफ का नाम रखा था, हम शर्मिंदा हैं। एक वो सियासी शख्स नहीं उठा कि जिसने ये काम किया। मैं समझता हूँ मोरालिटी मर जाती है उस वक़्त जब आप बग़ैर किसी को मुजरिम साबित हुए पहले उसे मुजरिम कह देते हो। तो मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी बहुत दफा उन्हें बड़ी से बड़ी भी सजा नहीं, आपकी बात उम्र कैद सजा नहीं हो सकती करप्शन में, वो भी काट चुके हैं। नहीं सर, उसमें कोई अगर मीडिया पे बैठ के इंडाइटमेंट करेगा तो वो गलत होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आसिफ अली जरदारी साहब अभी तक उन पे जुर्म साबित नहीं हो सका। मीडिया ने यही तो किया, सिर्फ वो गलत किया। मीडिया ने और हमारी मुखालिफ सियासी जमातों ने और क्या किया है? राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ ख्वाजा आसिफ साहब अदालत गए थे। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, और ये पाकलैंड वाला केस भी सर, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो नहीं बनाया, ये भी भाई नए बना देना। बट पाकलैंड से बड़े, मेरी बात तो सुने ना, प्रोसिक्यूशन होगी तो उसमें पता चल जाएगा। केसेस बने इससे बड़े बड़े तगड़े, इससे तगड़े केसेस बने, इससे तगड़े केसेस बने। जब वो केसेस साबित नहीं हुए, मैं ये कहता हूं आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले गए हैं ना,
अदालतें काम कर रही हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब, देखिए मैं इधर एग्जांपल देता हूं, मियां साहब बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं, वो पहले अरेस्ट नहीं होते, पहले उनका ट्रायल होता है, जब वो कन्विक्ट होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, उनकी तबीयत खराब होती है तो वो बाहर भी चले जाते हैं इलाज के लिए। भाई ऐसी खुशकिस्मती का कोई 5% आसिफ अली जरदारी को भी दे देना, उसे आप पहले अरेस्ट करते हैं उन्हें, उसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इसी में उनकी जिंदगी के 12 साल पहले गुजरते हैं। अब कई सालों से उन्हें आपने तमाशा बनाया हुआ है कि आप उन्हें मुजरिम साबित कर दो। तो मैं कहता हूं बाजवा साहब, कानून का तरीका ये है, मुझे बात करने दे कंप्लीट, एक सेकंड प्लीज। सर ब्रेक पे जाना ना दोबारा, आप उसके बाद पहले मैंने एक नए आसिफ इशू अली पे आना है। जरदारी के खिलाफ मुकदमा चलाएं, मुकदमा चला के उन्हें मुजरिम साबित करें। जिस दिन वो मुजरिम साबित हो जाएंगे, फाइनल डिसीजन आ जाएगा, फिर मैं उनको नहीं कहूंगा कभी आपने उन्हें क्यों कहा। लेकिन खुदा के लिए किसी बेगुनाह को जब तक वो प्रूव ना हो गिल्टी, रोज बैठ के उसके बारे में बातें करनी। और मैं नुमान वजीर साहब की बातों को एग्री करता हूं, ये एक होशमंद आवाज है नुमान वजीर साहब, इसीलिए बैक बेंचर्स जो आप में बात से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जुबानें आती नहीं, होशमंद जुबानें। सही सही सही, बिल्कुल ठीक। नुमान वजीर साहब, जो आप बात कर रहे हैं सर, ये जो मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था जो बैरिस्टर साहब ने भी कर दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस तरह की सेन सजेशन कह लें या ये आवाज़ें नहीं आती वो यूजुअली, बल्कि प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब अभी भी उस दिन जब बजट की तकरीर के दौरान वो बात कर रहे थे और वो -1 की बात कर रहे थे, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि मैं चला भी गया तो यहां पर बैठा हुआ कोई शख्स, उस वक्त सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस पर लोग बैठे थे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त भी नैब के केसेस चल रहे हैं। एक जगह पर आप डिस्टेंस करते हैं अपने आप को नैब के साथ, दूसरी जगह वजीर आजम ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस खड़े होकर कह देते हैं कि मैं चला भी गया तो ये बाकी जो मेरी टीम है ये आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। देखो सर, राजा परवेज अशरफ हो गया या आसिफ जरदारी साहब हो गए, इन सब के केसेस हमने नहीं बनाए, इसके केसेस किसी और ने बनाए। ट्रायल जो कोर्ट कर रहा है वो कोर्ट भी हमने नहीं बनाया, नैब चेयरमैन भी हमने नहीं लगाया, नैब का कानून भी हमने नहीं बनाया। ये तो सारा कर रहा है जो पुराने सारे चीज़ें, प्रोसीजर जो थे, जो लेजिस्लेशन प्रोसेस जो था वो किसी और ने किया। एक्सिक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन जुडिशरी कर रही है, वो कर रही लगी हुई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी आपके एक प्रोग्राम पर कहा था कि हम क्या बना रहे हैं अपनी जनरेशन से। क्या मतलब बैरिस्टर साहब इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है, शाहीन जो सेनेटर साहब बैठे हुए, मतलब वेरी नोबल पर्सन। हम क्या अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं कि जी आप क्राइम करें और इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्राइम करो, कोई एविडेंस ना छोड़े कि आप पकड़े ना जाए। ये हम सिखा रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को। ये मतलब विद इन योर हार्ट ऑपोजिशन वाले जितने भी हैं, वह पीपल्स पार्टी वाले हैं या पीएमएल वाले, विद इन देयर हार्ट दे नो कि हमारे लीडर्स ने क्या किया है और विद इन ये उसको फिर प्रोटेक्ट करते हैं। मैं एग्री करता हूँ बैरिस्टर साहब के साथ, सबके साथ एग्री, आप सबसे एग्री करता हूँ, ये कभी भी कन्विक्ट नहीं होंगे, ये कभी भी नहीं हो सकते। प्रोसिक्यूशन प्रूव ही नहीं कर सकेगी इनको, इनके खिलाफ कुछ चीज। लेकिन हम सिखा क्या रहे हैं आपके लिए, आप जैसे यंग लोगों के लिए आगे क्या आप ये सिखाते हैं कि क्राइम करो, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करो, पैसा मारो, बहुत अच्छी तरीके से मारो, कुछ एविडेंस मत छोड़ो, ये करो। ये अगर चला रहे हैं तो अल्लाह ही खैर करे, इस मुल्क का आगे क्या होगा। लेकिन तो मैं तो बड़ा आजिज़ाना गुजारिश करता हूं। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें तो सर, ये सारी बातें तो सो टू स्पीक ये मीडिया के करने वाली थी। मैं आपसे सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा, प्रोसिक्यूशन अगर अब भी नहीं हो पाती, अब भी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन नहीं है, उसको करना तो बेहतर आप लोगों का काम था। मुझे तो फिर वही अफसोस होता है, ये कहना पड़ता है कि ये जो वादे थे इमरान खान साहब के, उनमें से कोई खास तौर पर इस्लाहात का जो था पूरा होता नजर नहीं आ रहा। एफबीआर के हवाले से नाजरीन हमने बात करनी है। आज जो चेयरमैन एफबीआर को चेंज किया गया और जो नए चेयरमैन एफबीआर लगाए गए, पुराने को चेंज क्यों किया गया? जो क्वार्टरली टारगेट्स थे वो तो उन्होंने मीट किए थे, अभी तफसीलात उसकी आना बाकी हैं। लेकिन ये वतीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम देख रहे हैं कि 4 दफ़ा आईजी पंजाब का चेंज हो गया, 3 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गया, वजीर दाखिला सेक्रेटरी दाखिला 4-5 दफ़ा चेंज हो चुका है। ये सब मामला चल क्या रहा है? इतनी तब्दीली, ये तब्दीली तो नहीं थी जिसका इमरान खान साहब ने कहा था। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। 4 दफ़ा अब 2 सालों के अंदर चेयरमैन एफबीआर को चेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। 4 दफ़ा आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा वजीर दाखिला 3-4 दफ़ा चेंज हो चुके हैं। आखिर ये माजरा है क्या? क्या ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, या ब्यूरोक्रेट से काम लिया नहीं जा रहा, या फिर कोई और चक्कर होता है?
अनीता तुराब केस में जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आया था वो ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक खास अरसे तक, कम से कम 2 साल तक आप एक ऑफिसर को टाइम दें कि वो अपनी पोस्ट पे मामलात को समझे और उनको वो चलाने की कोशिश करे। ये क्यों तहरीक इंसाफ जिन चीज़ों पर तनकीद किया करती थी उसी तरह से ऑपरेट कर रही है? सेनेटर साहब, सेनेटर नौमान वजीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ना कोई वजह बताई गई है किसी किस्म की, जो टारगेट्स थे उनके नौशीन साहिबा के वो उन्होंने मीट किए हुए थे, उसके बावजूद ये अचानक चेंज कर दिया गया। और ये पहला चेंज तो है नहीं, इससे पहले जो मैं अभी बात कर रहा था, जो की पोस्ट्स हैं उन पे अपनी मर्जी के बंदे पिक एंड चूज जो चल रहा है, ये किस तरह की चीज़ है जिसपे इमरान खान साहब खुद तनकीद करते थे, अब वही काम खुद कर रहे हैं? देखिए, आप कभी तनकीद करने वाले लोग हैं, अपोजिशन वाले जो भी हैं, कभी वो तनकीद करते हैं कि जी आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब को क्यों नहीं चेंज करें, किस जगह हम नहीं करते उधर आप कहते हैं क्यों नहीं करते, जहाँ करते हैं बेहतर आदमी को लाते हैं वो कहते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ये तो वॉट एवर इट इज़, इसके अंदर किसी हुकूमत के किसी आदमी, सियासी आदमी का कोई अल्टीरियर मोटिव कुछ नहीं है। जो अभी आए ये कस्टम से आए हैं, कस्टम से आपने देखा कितनी स्मगलिंग हो रही है, मतलब पाकिस्तान की मईशत की तबाही में कस्टम्स का मेन हाथ है। जो स्मगलिंग हो रही है या कस्टम्स के अंदर जो अंडर इन्वॉइसिंग वगैरह हो रही है, उसको आप चेक करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। सो इन माई व्यूज़ चेयरमैन FBI शुड बी फ्रॉम द कस्टम फॉर एटलीस्ट फॉर द कमिंग 1 year और सो, कि ये इधर जो लीकेजेस वगैरह है उसको चेक किया जाए। लेकिन पॉइंट अगेन फिर मैं आता हूँ, नहीं सेनेटर साहब, पहले जहांजेब साहब थे, वो इनकम टैक्स से, उसके बाद शब्बर जैदी साहब आ गए, उसके बाद नौशीन साहिबा इनलैंड रेवेन्यू से आ गई, उसके बाद ये कस्टम से आ गई। ये बेहतर से बेहतर हो रहा है मामला या खराब से खराब हो रहा है? मतलब 2 साल के अंदर बेहतर बंदा, ये पता ही नहीं था कि कौन सा बंदा बेहतर चला पाएगा उसको। जब शब्बर जैदी साहब की एग्जांपल आपके सामने है, वो फिर क्यों अपॉइंट कर दिए गए थे? उस वक्त क्या लगा था कि किसी कार्डर से ताल्लुक नहीं होना चाहिए? शब्बर जैदी साहब बड़ा एफिशिएंट आदमी था, बहुत अच्छा चला रहा था, सब कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन उस पर इतने बोझ आया। जो लॉबिंग वाले लोग हैं, जो हर अपनी अपना लॉबी कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर वाले वेरियस, जो आप कहते हैं ना बार बार हम ये माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, ये माफिया वाकई माफियाज हैं। उस पर प्रेशर आ रहा था, ही कुड नॉट टेक द प्रेशर। वो अपने हमारी वजह से नहीं, वो अपनी वजह से छोड़कर चले गए, वो प्रेशर नहीं ले सकते। तो शब्बर जैदी केस यू कैनॉट रिलेट टू दिस वन, दिस इज कस्टम स्पेसिफिक केस। ये इसका, और ये भी मैं आपको बात करता हूँ, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी अभी परमानेंट नहीं। ये तो पहले भी जब नौशीन साहिबा को किया था उस वक्त भी ये बहुत हेवीली अंडर कंसिडरेशन थे, ये 2 लोग अंडर कंसिडरेशन थे। लेकिन जो कस्टम्स के हालात देखते हुए मेरे जाती राय में राइट पर्सन इज फ्रॉम द कस्टम डिपार्टमेंट, कि जो हमारी इकोनॉमी में, जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रेवेन्यू ब्लीड कर रहा है कस्टम साइड में, कस्टम मैन शुड बी हेडिंग FBI, नॉट दैट कि हम जो पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर है उसको पकड़कर टाइट करता जाए और उसी से ही और निचोड़ने की कोशिश करते हैं। ये जरा ब्रॉडन किया जाए और कस्टम से रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। सही, तो आई थिंक इट्स राइट वजह आप ये कह रहे हैं कि चूंकि कस्टम्स में बहुत सारे मामलात ख़राब हैं और बहुत गुंजाइश है वहाँ पर रेवेन्यू निकालने की, तो इस वजह से चेंज किया गया है। और ये 2 साल पहले हुकूमत के जहन में नहीं आया ये सब मामला। सेनेटर शाहीन खालिद साहब, आप इस पे आपकी क्या टेक होगी? चलें, ये तो एक मामला हो गया यहाँ पे, ये तो कस्टम्स के हैं जो नौमान वजीर साहब कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जी यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, शायद ये बेहतर काम कर पाएंगे, तो ये हो गया, ये टारगेट्स मीट करवा पाएंगे FBI के। लेकिन वो जो IG पंजाब भी वहाँ पर चेंज होते रहे, चीफ सेक्रेटरीज चेंज होते रहे, उसके अलावा इंतजामी सेक्रेटरीज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहे हैं, और फेडरल अगर बात की जाए तो इंटीरियर सेक्रेटरी 3-4 दफ़ा चेंज हो चुके हैं। तो ये क्या मामलात नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, आपकी पार्टी बाय द वे इसको काजी फायज ईसा के केस से जोड़ रही है सर, चेयरमैन FBI की तब्दीली को। जी बाल साहब, मैं छोटी सी गुजारिश करूँ, देखिए ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं है जिसके बारे में आपकी जो राय है, आप तकरीबन हर डिपार्टमेंट से इन्होंने लोगों को चेंज किया। पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के जो रिस्ट्रिक्शन में है कि वो जिसको चेंज करना चाहें और करना भी चाहिए अगर जरूरत महसूस करें तो, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने किया है, मुझे ये भी पता है कि पंजाब में एक वक्त में आके इन्होंने सोचा कि पंजाब में काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो मियाँ शहबाज की जो गवर्नमेंट की थी उनको दोबारा इंस्टॉल कर दिया। और फिर सडनली इनको ओवरनाइट ख्याल आया, वो ये तो वही लोग हैं जो मियाँ शहबाज के साथ थे, तो इसका क्रेडिट जो है तो मियाँ शहबाज को जाएगा, फिर उनको वहां से रिमूव करना शुरू कर दिया। सर इनको पता ही कुछ नहीं है, अब कब आप लोग समझेंगे? आई स्वेयर इनको दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो क्लू। और ये बच्चों की तरह फैसले करते हैं, उनको चेंज करते हैं, ये नहीं समझते कि ब्यूरोक्रेसी को अपलिफ्ट करना, लगाना और फिर रिमूव करना, इससे उनके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अपने अंदर कितना लैक कॉन्फिडेंस जो है वो शटर होता है गवर्नमेंट के बारे में। इस वक्त आप इसको इस तरीके से मत देखें, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें
they have lost their confidence in this government completely. They don't want to do anything because उनको पता है कल पता नहीं हमारे साथ क्या हो। तो ये तो इन्होंने खुद किया, इन्होंने उनका कॉन्फिडेंस सेटल किया, उनके साथ मिलके बैठे नहीं, उनसे बात नहीं की, बस एक ही हाल उन्होंने किया। ये बिल्कुल आमराना सोच है कि रिमूव कर दो इसको, नया ले आओ, रिमूव कर दो। ये आमराना सोच का नतीजा है कि इस वक्त आप देखिए कि कंप्लीटली केओस है पूरी। तो शाहीन साहब, आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी के कुछ लीडरान जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा वाले मामले की वजह से चेंज किया गया चेयरमैन एफबीआर को, वो मामला नहीं है, बाकी सिर्फ वैसे है कि अभी इनको समझ नहीं आ रही। नहीं सर, वो जो बात कही गई है उसका वजूद है सोशल मीडिया पे, और भी सिर्फ हमारी पार्टी नहीं और भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, हमारी पार्टी ने भी कुछ लोगों ने कहा है, क्योंकि बाहर नजर ऐसे ही आता है। बैरिस्टर साहब की राय ले लेते हैं इस पे। बैरिस्टर साहब क्या फरमाते हैं जी? आमिर साहब, आपकी क्या राय है इस पे? क्यों इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं और क्या ये कोई पॉलिटिकल चेंज था? राय जाए जमहूरियत की, एक है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एक ये तारीफ है जमहूरियत की। और आजकल जो जदीद डेफिनेशन है वो है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। अब इन दोनों तारीफों पे इस हुकूमत को हम परख लेते हैं। ये हुकूमत है पीपल ऑफ द फ्यू, बाय द फ्यू और फॉर द फ्यू। अब चंद लोगों की हुकूमत है, चंद लोगों के लिए और चंद लोगों के ज़रिए। अब दूसरी तरफ आ जाए, स्मूथ फंक्शनिंग किसी भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन की नहीं है, ना पार्लियामेंट फंक्शन कर रही है सही तरीके से, अदलिया के जो हालात हैं, जजों की बरतरफियों तक मामला गया हुआ है, और हुकूमत तो एक नकारा चीज़ बन चुकी है ना, जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत हो और नुमान साहब जैसे बंदे बाहर हों और शेख रशीदों की और मुराद सईदों की और वाउडाउं की ये हुकूमत हो, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। मैं समझता हूँ कि नुमान साहब ने जैसे बात की, अगर बदलना था तो खुदा के लिए 12 करोड़ लोगों के ऊपर जो कलंक का टीका लगाया है बुज़दार की सूरत में, वो बदलने का वक्त है। क्या है बुज़दार साहब की क्रेडिबिलिटी? ना वो पीटीआई से, ना कोई तजर्बा, ना कोई कैपेबिलिटी, ना कोई विजन। उन्हें आपने 12 करोड़ लोगों के ऊपर 2 साल का तजर्बा हो गया सर अब उनका। हम नहीं कहते, हम कहते थे तो बात बुरी लगती थी। हाँ, लर्निंग अभी लर्निंग भी नहीं, लर्निंग से भी नहीं मिलता भाई। 12 करोड़ लोगों, गाड़ी चलानी हो ना 4 बंदों की, तो उसके लिए 6 महीने का लर्निंग लाइसेंस होता है। तो बाजवा साहब को कोई 60 साल का लर्निंग लाइसेंस चाहिए, कोई काउंसलर का, उसके बाद इन्हें सूबा दें 12 करोड़ का। ठीक है। अच्छा, हम बातें करते थे तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ा जरूरी, एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, ले लें, बहुत जरूरी पॉइंट है ये, एक आखिरी पॉइंट। अगर हम कहते, तो अब तो इनके लोग कहते हैं कि पीरनी साहबा की मर्जी से फैसले होते हैं उनके। चलें सर, इस तरह की बातें तो लोग करते रहते हैं। प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर शाहीन खालिद और सेनेटर नुमान वजीर का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा नाजरीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।